पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है वहां के नेता नहीं आतंकवादी चलाते हैं। लेकिन हम इस हकीकत की तस्वीरें आपके लिए लेकर आए। एबीपी न्यूज आज दुनिया को वो सच्चाई दिखाने जा रहा है जो अभी तक सुनी तो बहुत गई है लेकिन देखी कम ही गई है। और तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूरी इलाके की। बीती रात यहां लश्कर ने एक मजमा जुटाया। इसमें लश्कर के टॉप कमांडर्स शामिल हुए और साथ में शामिल हुए पाकिस्तान सरकार के मंत्री, पंजाब प्रांत की विधानसभा के स्पीकर। इन दोनों नेताओं ने आतंकवादियों को गले लगाया, उनका स्वागत किया, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े और भाषा ऐसी जैसे पाकिस्तान सरकार के ये मंत्री नहीं बल्कि आतंकवादी हों जो मन से बोल रहे हों। तो सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान के आतंकी और वहां के मंत्री का गठजोड़ जिससे साफ हो जाएगा। लश्कर तैयबा ने आतंकवादियों का यह मजमा बुलाया। पंजाब प्रांत के कसूरी में आतंकवादियों का मजमा लगा। लश्कर ने इस मजमे को नाम तकबीर कॉन्फ्रेंस दिया। आतंकियों के मजमे में शामिल पाकिस्तान के मंत्री हुए। तो पाकिस्तान के नेताओं के नाम भी जान लीजिए जो आतंकवादियों की बुलाई इस बैठक में पहुंचे थे, तकबीर कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मंच पर लश्कर के टॉप कमांडर्स के साथ बैठे हुए थे मलिक रशीद अहमद खान, पाकिस्तान की शहबाज सरकार में खाद्य मंत्री हैं। दूसरे नेता का नाम मलिक मोहम्मद अहमद, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा के स्पीकर हैं। और आतंकियों के जिस मजमे के मंच पर ये मंत्री बैठे थे वहां पर मौजूद आतंकवादियों को भी जरा पहचान लीजिए आप। मजमे के मंच पर सैफुल्लाह कसूरी मौजूद था, लश्कर का डेप्यूटी चीफ है, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। मंच पर तलहा सईद मौजूद था, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा है और भारत में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। इसी मंच पर पाकिस्तान सरकार के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के स्पीकर मलिक मोहम्मद बैठे हुए थे, जहां ये आतंकवादी बैठे हुए थे। और ऐसे में आतंकवादियों के मंच पर जो नेता मौजूद थे उनकी भूमिका क्या थी, वहां पर क्या कर रहे थे, इसको जरा गौर से समझिए आप। आतंकवादियों के पहुंचने से पहले ही मंत्री मंच पर पहुंच गए। शहबाज सरकार के मंत्रियों ने मंच पर आतंकवादियों का इंतजार किया। इस दौरान लश्कर का सह संस्थापक आमिर हमजा भी मंच पर मौजूद। लश्कर के आतंकी आमिर हमजा के बाईं और दाहिनी ओर दोनों तरफ ये मंत्री बैठे हुए थे। शहबाज के मंत्रियों ने आतंकियों का मंच पर स्वागत किया, खासतौर पर आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के स्वागत के लिए मंत्री मौजूद। मंच पर शहबाज के मंत्री मलिक रशीद ने सैफुल्लाह कसूरी को तो मंच पर ही गले से लगा लिया। पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद। सैफुल्लाह कसूरी लश्कर का कमांडर है और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का करीबी है। वहीं सैफुल्लाह कसूरी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद अब खुलेआम आतंकियों की पंचायत बुला रहे। ये मजमा जुटा है पंजाब के प्रांत कसूर इलाके में, जिसे नाम दिया गया है तकबीर कॉन्फ्रेंस। बीती रात इस मजमे में लश्कर के लगभग सभी टॉप और वांटेड आतंकी नजर आए। लश्कर का सह संस्थापक आतंकी आमिर हमजा हो या फिर पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्लाह कसूरी या फिर आतंक के आका हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, लश्कर के ये सभी आतंकी तकबीर कॉन्फ्रेंस के नाम पर इकट्ठा हुए और इनका साथ दिया पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री और स्पीकर ने। आतंकियों के साथ इस मजमे में 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री भी थी। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री मलिक रशीद अहमद खान और पंजाब प्रांत की विधानसभा के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, दोनों ही नेता नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के करीबी हैं और बड़े ओहदों पर हैं। लश्कर के मंच पर पाकिस्तान के इन दोनों बड़े नेताओं की मौजूदगी लश्कर तैयबा और पाकिस्तान सरकार के गठजोड़ की सीधी गवाही दे रही थी। ये तस्वीर देखिए, बीच में लश्कर का सह संस्थापक और वैश्विक आतंकी आमिर हमजा बैठा है। उसके दाहिनी ओर शहबाज शरीफ का मंत्री मलिक रशीद अहमद खान बैठा हुआ है और बाएं तरफ मरियम नवाज की पंजाब का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान है। बात सिर्फ बैठने की होती तो क्या बात थी। दोनों ही नेता लश्कर के डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और आतंकी हाफिज सईद के बेटे आतंकी तलहा सईद के पहुंचने से पहले ही मंच पर ऐसे पहुंच गए जैसे स्वागत की अगुवाई इन्हें ही करनी है। और अगुवाई भी ऐसी जैसे आतंकी सैफुल्लाह और आतंकी तलहा सईद आतंकी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, अभी तो भाषण भी देना था और पहली बारी आई शहबाज शरीफ
और पाकिस्तान की सरकार के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान की। साहब ने मंच से ऐलान किया कि पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता ने ग्लोबल आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद और आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का रूप धारण कर लिया। आप भी सुनिए। मैं आपको मोदी को बताना चाहता हूं कि मोदी तुम तो एक प्रोफेसर सैफुल्लाह से एक अमीर मोहतरम डॉक्टर सईद साहब से, यहाँ तो पूरी कौम जो है 24 करोड़ अवाम जो है वो प्रोफेसर सैफुल्लाह और हाफिज मोहम्मद सईद साहब का रूप धार चुके हैं। इंशाल्लाह तुम पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आतंक के इस मजमे में मौजूद पाकिस्तानी सरकार के केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तानी सरकार की तरफ से ये भी ऐलान किया कि भारत की ओर से मुरिदके स्थित लश्कर के हेडक्वार्टर में की गई स्ट्राइक में मारे गए लश्कर कमांडर मुदस्सिर के भाई को शहबाज सरकार नौकरी देगी। खराजे तहसीन पेश करता हूँ, इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ और मैं इनके एक बेटे ने दरखास्त दी हुई है। मैं आज यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि उनके बेटे का नौकरी का सर्टिफिकेट लाके इनके घर लाके मैं इंशाल्लाह दूँ। अभी तक पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों के साथ गठजोड़ के लिए पूरी दुनिया में बदनाम थी, लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार और आतंक के आकाओं का नया गठजोड़ कल रात लश्कर के मंच पर सामने आया, जहां शहबाज के मंत्री के बाद पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी को हीरो करार दे दिया और हाफिज सईद की शान में कसीदे पढ़कर बताया कि कैसे आतंक के आका के साथ उसके पारिवारिक संबंध हैं। मेरा सैफुल्लाह कसूरी साहब के निस्बत प्रोफेसर सलाह साहब के साथ मेरी ताल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं। ये नया पाकिस्तान है जहां आतंकियों के जनाजों में शामिल होने के बाद कोई पाकिस्तान का नेता आतंकियों को हीरो कहता है, तो कोई पाकिस्तानी नेता 24 करोड़ आवाम को ही आतंकी हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी बता देता है। कल कसूर में जबरदस्त सुरक्षा और कटीले तारों के बीच लश्कर का पूरा मजमा लगा, जिसमें लश्कर का सह संस्थापक अमीर हमजा भी था, जो कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती था और पहलगाम हमले के बाद से ISI के बहावलपुर स्थित सेफ हाउस में छुपा हुआ था। मजमे में लश्कर और खालिस्तान के गठजोड़, जिसके भारत कई सालों से सबूत दे रहा था, उसकी गवाही देते हुए अमीर हमजा ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। 1 महीने से ज्यादा समय से गायब रहा लश्कर का डिप्टी चीफ और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह कसूरी भी सामने आया और कसूरी ने बताया कि वो मुरिदके में भारत के स्ट्राइक में मारे गए अपने कमांडर मुदस्सिर के जनाजे में आना चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया गया था। 7 मई का दिन था जब मेरे बहुत ही प्यारे सगे भाइयों जैसे मुदस्सिर शहीद की मैयत इलाहाबाद आ रही थी। मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। कसूरी को किसने मना किया था, ये तो कसूरी ने नहीं बताया, लेकिन ABP न्यूज लगातार आपको 1 महीने से बता रहा था कि सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बहावलपुर में पाकिस्तानी सेना के सेफ हाउस में छिपा हुआ है और सेना उसकी सुरक्षा कर रही है, जहां उसे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सेना और ISI को डर है कि कहीं अननोन मैन सैफुल्लाह का काम तमाम न कर दे। लश्कर के मजमे में सैफुल्लाह ने करीब 24 मिनट तक भारत विरोधी और जिहादी तकरीर दी, लेकिन उसके चेहरे पर भारत का डर साफ देखा जा सकता था। और आखिर में उसने लश्कर के इस कार्यक्रम में आए लोगों का नाम लेकर शुक्रिया अदा करना शुरू किया और जैसे ही पाकिस्तान की सरकार के मंत्री और स्पीकर का नाम सैफुल्लाह ने लिया, पास खड़े उसके बॉडीगार्ड ने वीडियो बनाने वाले से वीडियो बंद करने के लिए इशारा किया।
तशरीफ लाने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। उलमाए किराम माशाअल्लाह कितनी कसीर तादाद में, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, शेर पंजाब मौलाना मंसूर साहब, अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, कारी काशिफ साहब और इसी तरह रब्बानी साहब, प्रोफेसर हाफिज तलहा सईद साहब, मौलाना अमीर हमजा साहब और कितने उलमा और माशाअल्लाह खुतबा तशरीफ लाए। हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। लश्कर तैयबा की इस तकबीर कॉन्फ्रेंस के बाद अब किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों का आतंकियों के साथ गठजोड़ है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान में सरकार आतंकी, सेना आतंकी और आतंकी तो खुद आतंकी है ही। बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की सीमा पर बने अवैध गतिविधियों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने के लिए जो अवैध मदरसे चल रहे थे, अवैध निर्माण हो रहे थे, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। अब अवैध मदरसों पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर कानपुर में मदरसा बचाओ एक कॉन्फ्रेंस हुई। वहां पर जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार दुश्मनी पर उतर आएगी तो फिर मामला जो है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई पर आ जाएगा। तो ये मदनी की तरफ से कहा गया है, सुनाते हैं आपको। सही के लिए क्या है, मदरसा अपनी जाती जमीन में हो, इमारत मंजूरियां लेके बनाई गई हो, फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट हो, बच्चों के रखने का जो इंतजाम हुकूक अतफाल से मुताल्लिक है उसको भी पूरा किया जा रहा हो। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जब तक ये नहीं है तब तक हम भी बहाने ढूंढेंगे बचने के, दूसरे तरीकों से, भाई अच्छा ठीक है वक्त दे दो हम इसे ठीक करा लेंगे। जो हो सकता है कानूनी सहारा कोर्टों का। तो अवैध मदरसों पर कार्रवाई नेपाल की सीमा से सटे बलरामपुर में, बहराइच में, सिद्धार्थनगर में, श्रावस्ती, पीलीभीत, महाराजगंज जैसे जिलों में की गई, जहां इस कार्रवाई को प्रशासन और सरकार तो सही बता रही है, लेकिन वहीं जैसा कि आप सुन रहे थे कि मौलाना मदनी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार दुश्मनी पर उतर आई तो वो इसको दुश्मनी के तौर पर देख रहे हैं। इस मामले में विपक्ष और पीड़ित इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। आपको एबीपी न्यूज पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। वक्त हम बहराइच के रंजीत बोझा गांव में मौजूद हैं, जहां पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है और बताया कि ये जो मदरसा है वो अवैध है। और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, यहां पर मदरसे का गेट था, उस गेट को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मदरसे की बाउंड्री थी उसे जमींदोज किया गया है और लगातार पूरे जिले में जो अवैध मदरसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 100 बच्चों को तालीम दी जाती थी, लेकिन जब से ये मदरसा तोड़ा गया है उसके बाद से जो यहाँ के संचालक हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और वो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि जो मोहम्मद सलमान जी हैं, जो यहाँ के संचालक हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरीके से ये कार्रवाई हुई और क्या कहा गया आप लोगों को? कुछ नहीं सर, कहा गया कागज़ दिखाओ, कागज़ लिए थे लेकिन देखा ही नहीं। और फिर 2-3 दिन के बाद आए, फिर नोटिस नहीं लगाया, डायरेक्ट आके सील किया। और 2 दिन के बाद नेकपाल आए और सीओ साहब थे आके, और उसके बाद में तोड़ दिया, ना नोटिस दिया ना कुछ। जबकि इसका मैं 4 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ गवर्नमेंट से। पूरा एरिया ग्राम समाज का है, लेकिन लफ्ज़े मदरसे को टारगेट करके तोड़ा गया है बस। प्रशासन तो ये कह रहा है कि ये जो मदरसे हैं वो अवैध रूप से बनाए गए हैं, इनका कोई दस्तावेज नहीं है, सरकारी कागजों में ये दर्ज नहीं है, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। कागज मौजूद है, जब देखोगे तब तो पता चलेगा कि है कि नहीं है। जब सारे कागज मौजूद हैं, हम दिखा रहे हैं आपको, नहीं देख रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं। इसको जब तोड़ा प्रशासन ने तो क्या ये कहा कि आपके जो दस्तावेज हैं वो गलत हैं, फर्जी हैं? कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। आए और कहा ऐसा है, जल्दी जल्दी आप अपना जो सामान ज़रूरत का है उसको निकालो और हमें तोड़ना है। बस बुलडोज़र बुलाया, तोड़ दिया और चले गए। ना कागज़ मांगा, ना हमसे कहा कि आप मुझे कागज़ दिखाओ। मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ लेकिन कोई देखने के लिए नहीं तैयार है। बस उनका कहना था मुझे तोड़ना है, तोड़ के हम चले जाएंगे।
वो तोड़े और तुरंत वापस चले गए। तो ये स्थानीय लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं और इसी को आधार बनाकर मौलाना मदनी की तरफ से जो बयान दिया गया कि अगर सरकार दुश्मनी पर उतर आएगी तो फिर इसको धमकी भरे अंदाज में उन्होंने मंच से रखा। हम आगे बढ़ रहे हैं। तेज प्रताप और अनुष्का के मामले को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तेज प्रताप के बाद अब आकाश यादव पर कार्रवाई हो रही है। पशुपति पारस ने आकाश यादव को पार्टी से निकाल दिया है। आरएलजेपी से 6 साल के लिए आकाश यादव को निष्कासित किया गया है। अनुष्का यादव के भाई हैं आकाश यादव। तेज प्रताप यादव के समर्थन में बयान आकाश यादव का सामने आया था और आकाश यादव ने टारगेट पर लालू परिवार को लिया था। ऐसे में पशुपति पारस की पार्टी में फिलहाल आकाश यादव और आकाश यादव ने जिस तरीके से टारगेट पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लिया, शायद सहयोगी के तौर पर पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर इस हमले को बचा नहीं पाए और इसीलिए आकाश यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने का फैसला ले लिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद इस वक्त मौजूद हैं और जरा आर्यन आनंद से ही जानते हैं। आर्यन, ये जो आरएलजेपी है वो कहीं ना कहीं इस कोशिश में कि गठबंधन आरजेडी के साथ हो जाए, आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसी चक्कर में ये आकाश यादव पर एक्शन पार्टी के भीतर से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का इस वक्त माहौल बिहार के अंदर है, तेज प्रताप के जो फोटोज आए और आकाश यादव ने जिस तरीके से लालू परिवार पर हमला किया, तेजस्वी यादव को नसीहत दी, लालू प्रसाद यादव को उन्होंने नसीहत दिया और कहा कि इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा, पारिवारिक तौर पर भुगतना पड़ेगा। और हाल के दिनों में जो रिश्ते लालू प्रसाद यादव और पशुपति कुमार पारस के देखे गए हैं, पशुपति पारस के बारे में कहा जा रहा है कि जल्दी वो महागठबंधन में शामिल होंगे, तो भविष्य की राजनीति को देखते हुए पशुपति पारस ने ये बड़ा जो फरमान है वो जारी करवाया है और मजबूती पार्टी को आकाश यादव दे रहे थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समझते हैं पशुपति पारस की अगर जिस तरीके से एनडीए से हम बाहर निकले हैं और अगर महागठबंधन में जगह नहीं मिलती है, लालू प्रसाद यादव अगर नाराज रहते हैं तो हमारा भी राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में होगा। तो भविष्य पशुपति पारस तो फिलहाल भविष्य की राजनीति को साधने के लिए और लालू प्रसाद यादव को खुश करने के लिए ये एक्शन ले रहे हैं आकाश यादव पर। लेकिन इस बीच औपचारिक तौर पर वो चिट्ठी जो जारी की गई होगी पार्टी की तरफ से, उसमें क्या कहा गया है, किस आधार पर बाहर किया गया है पार्टी से आकाश यादव को, और आकाश यादव की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या खुलकर इस मामले को लेकर भी आकाश यादव लालू परिवार पर हमलावर हैं? देखिए, फिलहाल इस पूरे जो निष्कासन का घटनाक्रम हुआ इस पर आकाश यादव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो लेटर जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई है उसको ध्यान में रखते हुए आकाश पशुपति कुमार पारस ने यह फैसला लिया है कि आकाश यादव को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाए। तो मौजूदा जो घटनाक्रम है इसको जो परिवार पर जो लड़ाई चल रही है राष्ट्रीय जनता दल और आकाश यादव के बीच, उसको ध्यान में रखते हुए इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल दौरा है। अलीपुरद्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे यहां अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वैसे तो आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिक्किम पहुंचना था, वहां सिक्किम एट 50 समारोह में उनको शिरकत करनी थी, लेकिन मौसम ने इसकी इजाजत नहीं दी और इसी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम एट 50 समारोह में शामिल हुए। लेकिन अब आगे का जो कार्यक्रम है वो तय हिसाब से ही उनका चल रहा है और पश्चिम बंगाल का भी दौरा, जिसके बाद वो यहां से बिहार चले जाएंगे। तो अब पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए, अलीपुरद्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पश्चिम बंगाल का दौरा है और तस्वीरें आपके सामने हैं। अलीपुरद्वार में कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। मंच पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सौगात यहां देनी है उसी का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर इस समय मौजूद। थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल को करोड़ों की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। अलीपुरद्वार, कूच बिहार जिलों में जो सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना है उसकी आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। और अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम एट 50 कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया है। उन्होंने आतंकवाद पर इस मौके पर जोरदार हमला बोला है।
आतंकियों ने जो कुछ पहलगाम में किया वो सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं था, वो मानवता की आत्मा पर हमला था, भाईचारे की भावना पर हमला था। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पहुंचकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है, कितना तेजी से कर सकता है, कितना सटीक कर सकता है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी और बहुत जल्द पीओके खुद भारत में आकर मिल जाएगा। साथियों, भारत की नेशनल सिक्योरिटी में मेक इन इंडिया एक इसेंशियल कंपोनेंट है। यदि हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक, पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो गया पश्चिम बंगाल में। दूसरी ओर कुछ बिहार का गौरव है, आज इसी समृद्ध भूभाग पर मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है और आज का दिन उसी नींव में एक और मजबूत ईंट जोड़ने का दिन है। कुछ देर पहले हमने इस मंच से अलीपुरद्वार और कूच बिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख से अधिक घरों तक साफ, सुरक्षित और सस्ती गैस पाइपलाइन को पहुंचाई जाएगी। इससे न सिर्फ रसोई के लिए सिलेंडर खरीदने की चिंता खत्म होगी, बल्कि परिवारों को सुरक्षित गैस सप्लाई भी मिल पाएगी। इसके साथ साथ सीएनजी स्टेशन के निर्माण से ग्रीन फ्यूल की सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इससे पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। मैं अलीपुरद्वार और कूच बिहार के नागरिकों को इस नई शुरुआत के लिए बधाई देता हूं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोजेक्ट
सिर्फ एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं है, ये सरकार की योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का भी एक उदाहरण है। साथियों, बीते कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। आज हमारा देश गैस आधारित इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले देश के 66 जिलों में सिटी गैस की सुविधा थी। आज 550 से ज्यादा जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुंच चुका है। ये नेटवर्क अब हमारे गांवों और छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। लाखों घरों को पाइप से गैस मिल रही है। सीएनजी की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव आया है। इससे प्रदूषण कम हो रहा है, यानी देशवासियों की सेहत भी बेहतर हो रही है और जेब पर भी बोझ कम पड़ रही है। साथियों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से इस परिवर्तन में और गति आई है। हमारी सरकार ने वर्ष 2016 में योजना शुरू की थी। इस योजना ने करोड़ों गरीब बहनों का जीवन आसान बनाया है। इससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, उनका स्वास्थ्य सुधरा है और सबसे बड़ी बात, घर की रसोई में सम्मान का माहौल बना है। 2014 में हमारे देश में 14 करोड़ से कम एलपीजी के कनेक्शन थे। आज ये संख्या 31 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी हर घर तक गैस पहुंचाने का जो सपना था वो अब साकार हो रहा है। हमारी सरकार ने इसके लिए देश के कोने कोने में गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत किया है। इसलिए देश भर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या भी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। 2014 से पहले देश में 14,000 से भी कम एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर 25,000 से ज्यादा हो गई है। गांव-गांव में अब आसानी से गैस सिलेंडर मिल जाते हैं। साथियों, आप सभी ऊर्जा गंगा परियोजना से भी परिचित हैं। ये प्रोजेक्ट गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत गैस पाइपलाइन के पूर्वी भारत के राज्यों से जोड़ने का काम हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में गैस पाइप से पहुंच रही है। भारत सरकार के इन सारे प्रयासों से शहर हो या गांव, रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। पाइपलाइन बिछाने से लेकर गैस की सप्लाई तक हर स्तर पर रोजगार बढ़ा है। गैस आधारित इंडस्ट्री को भी इससे बल मिला है। अब हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऊर्जा सस्ती भी हो, स्वच्छ हो और सर्वसुलभ हो। साथियों, पश्चिम बंगाल भारत की संस्कृति का, ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र रहा है। विकसित भारत का स्वप्न बंगाल के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में यहां हजारों करोड़ के विकास कार्य शुरू करवाए हैं। पूर्वा एक्सप्रेस वे हो या दुर्गापुर एक्सप्रेस वे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का आधुनिकीकरण हो या कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का कायाकल्प हो या टुवार्स रूट नई ट्रेनों का संचालन हो, केंद्र सरकार ने बंगाल के विकास का हर संभव प्रयास किया है। आज जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो भी सिर्फ
एक पाइपलाइन नहीं, प्रगति की जीवन रेखा है। आपका जीवन आसान हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारा प्रयास है। हमारा बंगाल विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े, इसी कामना के साथ एक बार फिर इन सारी सुविधाओं के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 5 मिनट के बाद मैं यहां से खुले मंच पे जा रहा हूं। बहुत सी बातें आप मुझसे सुनना चाहते होंगे, वो मंच ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए बाकी बातें मैं वहीं बताऊंगा 5 मिनट के बाद। इस कार्यक्रम में इतना ही काफी है। विकास की इस यात्रा को उमंग और उत्साह के साथ आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर हैं और फिलहाल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन छोटा ही रहा। ये सरकारी कार्यक्रम, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि अभी यहीं अगले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विस्तार से बातें कही जाएंगी। थोड़ी देर में वो जनसभा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। फिलहाल सरकारी कार्यक्रम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पश्चिम बंगाल को करोड़ों की सौगात दी गई है और ये कहते हुए कि देश का विकास पश्चिम बंगाल के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को सौगात कई दी हैं। यहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना जिसकी आधारशिला रखी गई है, 1010 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो 2.5 लाख से अधिक घरों तक 100 से अधिक उद्योगों को पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस उपलब्ध कराना है। और बंगाल का विकास भारत के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ। विकसित भारत में पश्चिम बंगाल की भागीदारी अलीपुरद्वार सीमाओं से नहीं, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था, ये बात किसी से छिपी नहीं, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा है। यहां तक कि पहलगाम में बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी सेना आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बड़ा खुलासा पाकिस्तानी सेना के ही एक पूर्व मेजर की तरफ से किया गया है। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर नाम आदिल राजा एबीपी न्यूज से बातचीत में बड़े खुलासे करे हैं। कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आदेश पर आईएसआई चीफ आसिम मलिक और आईएसआई के डीजी ऑपरेशंस जनरल शहाब असलम ने पहलगाम हमले की कमान संभाली थी। आदिल राजा के मुताबिक जिस वक्त पहलगाम में हमला हो रहा था उसी दिन शहाब असलम आतंकवादियों से बात कर रहा था, हमले को खुद मॉनिटर कर रहा था। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह के साथ शिवांक मिश्रा के साथ आदिल राजा से हुई इस एक्सक्लूसिव बातचीत के हिस्से। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो भारत के साथ बातचीत के लिए राजी हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का दो मुहापन एक के बाद एक खुलकर लोगों के सामने आ रहा है। एबीपी न्यूज पर हमने पहले भी बड़े बड़े खुलासे किए थे कि किस तरह से पाकिस्तान के हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के और। आज फिर एक बहुत बड़ा खुलासा हम एबीपी न्यूज पर करने वाले हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना के प्रमुख और अब तो फील्ड मार्शल बना दिए गए हैं आसिम मुनीर ने डीजी आईएसआई के साथ मिल करके दूसरे बड़े अधिकारियों को शामिल करके भारत के खिलाफ इतना बड़ा हमला कराया। और इस खुलासे को हम आधारहीन नहीं कर रहे हैं, इसको बाकायदा सब्सटेंशिएट करने के लिए सबूतों के साथ इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान यूनाइटेड किंगडम से जुड़ रहे हैं पाकिस्तानी सेना के पूर्व बड़े अधिकारी आदिल राजा साहब। और इस कॉन्वर्सेशन, इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मेरे काबिल कोलीग शिवांक मिश्रा भी। आदिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका आशीष। शिवांक, एक तो आप लोग ज्यादती बड़ी लेकिन करते हैं आप लोग ज्यादती करते हैं कि पूरे पाकिस्तान को आप कहते हैं कि जनाब वो डिसीवर है। नहीं, पूरा पाकिस्तान डिसीवर नहीं है, जिस तरह पूरा हिंदुस्तान जो है उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये जो है पावर कॉरिडोर्स के ऊपर जो लोग काबिज बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में तो जमहूरियत है, आप लोगों को वोट डालते हैं, आप जिस मर्जी को सेलेक्ट कर लें, फिर वो जो करता है वो तो करता ही है, उसके ऊपर तो बहस की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान में कब्जा पाकिस्तान की फौज ने किया हुआ है और पाकिस्तान की फौज के ऊपर इस वक्त जो काबिज बैठा हुआ है वो आसिम मुनीर बैठा हुआ है, जिसने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया। आपके साथ एक जो है वो आपको फंसा के आपको दाना फेंका, आपने चुग लिया और उसके नतीजे के अंदर उसने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया।
तो ये बात भी ज़हन में रखिए कि इसको इसके बचपन से साथी डिसीवर कह रहे हैं। आप पूरे पाकिस्तान को ये नहीं दोषी ठहरा सकते। नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैंने तो इस बात का एग्जाम्पल भी दिया कि पिछली बार कैसे मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन हुई और शायद इंडिया का पहला चैनल था जिस पर आकर के आपने इतना बड़ा खुलासा किया था कि कैसे आसिम मुनीर ने इंडिया के खिलाफ ये हमला कराया, जबकि उनको रोका गया था कि ये हमला मत करिए। मैं आज आपसे फिर पूछता हूं, क्या नए सबूत हैं आपके पास जो ये एस्टैब्लिश करता है कि डीजीआईएसआई और दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ ये हमला आसिम मुनीर ने करवाया? देखिए, प्रूफ इज इन द पुडिंग। मैंने आपको कहा था, पहली बात ये कि आपके हिंदुस्तान कह रहे हैं हम जंग जीत गए, पाकिस्तान कह रहे हैं हम जंग जीत के, जो स्टॉक्स एंड डिफेंस स्टॉक है वो चढ़ गया है चाइना का ऊपर क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी सैटेलाइट यूज हुई। ये तो बहस अलग साइड पे रखें, लेकिन आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया। और जिस तरह 3 साल से 75 साल का जो जादू पाकिस्तान की फौजी जर्नलों ने पाकिस्तान पे जो कब्जा किया हुआ है, बगैर वोट लिए जो कब्जा किया हुआ है, वो जादू टूट गया था इमरान खान को जब से रजीम चेंज ऑपरेशन किया उसके बाद से। अब दोबारा से उस प्रोपेगेंडा में नई जान जो है उन्होंने डाल दी है कि जी पाकिस्तान तभी बच सकता है अगर पाकिस्तान की फौज उसको बचा ले। और असल में उन्होंने अपने इक्तदार के ऊपर जो कब्जा है उसको मजीद मजबूत करना था, उन्होंने कर लिया। ठीक है, ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बस पाकिस्तान की सेना ही वहां के आवाम को बचा सकती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास ऐसे कोई सबूत हैं कि ये आसिम मुनीर ने डीजीआईएसआई के साथ मिलकर के और फिर बाद में शायद इंस्ट्रक्शंस दूसरे अधिकारियों को दिए गए, कम से कम वो बताएं पहले हमें। देखें, मैंने पहले जब आपके चैनल पे आके और यहाँ पे इंडियन मीडिया पे बात की और आसिम मुनीर को मैंने कसूरवार मैंने बताया कि इसी ने ये पहलगाम में हमला कराया ताकि आपके रिएक्शन को एक्सप्लॉइट करे, तो मुझे गद्दार करार दे दिया गया कि हिंदुस्तानी मीडिया पे सच क्यों बोला। सच चाहे हिंदुस्तानी मीडिया पे बोला जाए, चाहे पाकिस्तानी मीडिया पे बोला जाए, चाहे सोशल मीडिया पे बोला जाए, सच का अपना वजन होता है। ठीक है, तो सच मैंने बोला, लेकिन उस वक्त मेरे खिलाफ मैसिव प्रोपेगेंडा किया गया। मुझे उस वक्त भी पता था और अभी भी बहुत कुछ पता है। फिर मैंने मजबूरी के तहत जो है आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन ने ये ऑपरेशन पहलगाम के अंदर करवाया। मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम इसके डायरेक्टर जनरल हैं स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के, जिन्होंने ये ऑपरेशन आसिम मुनीर आर्मी चीफ के अहकामात के ऊपर डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक डीजीआईएसआई के अहकामात के ऊपर ये काम किया गया। हाँ, अलबत्ता आईएसआई में बहुत से अफसरान ने इनको मना किया कि ये मत करें, लेकिन इन्होंने पहले से जहन बनाया हुआ था कि इसका फायदा उठाएंगे और फायदा उन्होंने उठाया। और आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शोबाज शरीफ, जिसको हम बोलते हैं, जिनको पाकिस्तान में बूट पॉलिशी या फौजियों का कहा जाता है, वो अर्दली और चपरासी भी उनको कहा जाता है, वो साहब जो है आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो उनके बड़े भाई जिनको आप बीजेपी सरकार अपना असासा मानती है, नवाज शरीफ, उनको इन्वॉल्व किया गया बातचीत के अंदर और आपने उनको बता भी दिया कि हम हमला करने वाले हैं और कहां पे हमला करने वाले हैं, और उस इनिशिएटिव आपने लूज कर दिया और उसको नहीं ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये तो बाद में बताई गई बात थी। आप एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं शहाब असलम, डीजी, जैसा आपने बताया डीजी स्पेशल ऑपरेशंस आईएसआई, इसने ये हमला कराया डीजीआईएसआई के कहने पर, जो कि इंस्ट्रक्शन से आसिम मुनीर के। शिवांग, किस बारे में आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं? बहुत बड़ा आरोप है। आदिल जी, क्या इसमें यह भी हुआ था कि ये जो डीजी ऑपरेशंस थे, क्या ये बातचीत भी कर रहे थे आतंकवादियों के साथ? क्या एविडेंस है आपके पास इसके? देखिए, मैं एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह आप हिंदुस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, मैं पाकिस्तानी पैट्रियट हूं, 3rd जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं, मेरी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है। हैविंग सेड दैट, मैंने पाकिस्तान पे काबिज माफिया को एक्सपोज भी करना है और आपके प्लेटफॉर्म से बैठ के अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं करूंगा एक्सपोज। ये अपने व्हाट्सएप नंबर से, जो कि मैं साबित कर सकता हूं, मैं सबूत दे सकता हूं, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की आईएसआई को, मैं हिंदुस्तान की हुकूमत को भी चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि इनके अपने रजिस्टर्ड नंबर से ये बातचीत कर रहे थे पहलगाम में। जिस वक्त ये हमला हो रहा था, पहलगाम में इनकी बातचीत चल रही थी। आदिल साहब, ये साबित करें ना प्लीज, वो नंबर्स बताएं ना आज एबीपी न्यूज पर, जब आप इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं तो। मैं आपको सिर्फ उसके आखिरी 3 डिजिट्स बताता हूं, या चले 4 डिजिट्स बताता हूं। 9997 इनका एक व्हाट्सएप का पाकिस्तान का नंबर है, आखिरी 4 डिजिट्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 9997। और दूसरा जो इनका ऑफिशियल नंबर है, वो उसके भी आखिरी 4 डिजिट्स बता देता हूं, 8714। ठीक है, अब अगर इसको आप लिंक करना चाहते हैं, किस चीज से आप लिंक करेंगे इसको? अगर आप लिंक करना चाहते हैं जनाब के ये दोनों नंबर्स किस तरह भी किसी के भी हो सकते हैं,
तो ये दोनों नंबर इनके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से लिंक है। इतने बड़ी बेवकूफी इन्होंने की है। एंड ऑफ कोर्स एक मलेशिया की सिम भी है और इसके अलावा एक अफगानिस्तान की भी सिम यहाँ पे यूज हो रही है, और वो आप लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन मैं इससे आगे आपको जो है वो प्लेट के अंदर हलवा रख के दे दूं तैयार कि जी आप मेरे मुल्क के गरीब लोग के ऊपर सैंक्शंस लग जाए पाकिस्तान के ऊपर। नहीं आदिल साहब, आपके पास ये व्हाट्सएप चैट्स हैं, आपके पास इन नंबर के व्हाट्सएप चैट्स हैं, इज दैट व्हाट यू वांट टू से? ये कह रहे हैं आप? इनकी लोकेशंस जो हैं वो व्हाट्सएप की वो के ये बातचीत कर रहे हैं वहां पे पहलगाम के अंदर स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट के, और ये नंबर्स आपको पहलगाम की जो लोकेशन के ऊपर इंडियन नंबर्स के साथ जिनकी लोकेशन पहलगाम में है वहां पे बातचीत उस वक्त चल रही है। तो मैं सिर्फ इतनी आपको बता सकता हूं, इस वक्त बातचीत बता सकता हूं। एंड देन ऑफ कोर्स हाउ कैन द डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्पेशल ऑपरेशंस ऑफ आईएसआई के मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे बता दें कि उनके नंबर नहीं है, 4 डिजिट्स मैंने दे दी हैं, आप मुझे बता दें, कंफर्म कर दें कि ये उनके जो है वो नहीं जी, दिस इज नॉट, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये झूठ बोल रहा है आदिल राजा, तो फिर आदिल राजा जो है वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी आप बता दें कि इनका नहीं है जिसके साथ ये नंबर सर ये नंबर यानी कि आप तो कह ही रहे ना, आपने तो फिर खुलासा कर ही दिया कि ये नंबर शाहबाज असलम के थे। देखिए मैं प्लीज लेट मी अलाउ मी, देखिए बात ये है कि यहाँ पे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये उनके अपने नंबर है, उनके अपने शनाख्ती कार्ड के साथ आप उसको लिंक भी कर सकते हैं। उसके शनाख्ती कार्ड जो पाकिस्तान का नेशनल आपका आधार कार्ड होता है मेरे ख्याल में, इनके जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसके आदिल साहब आप बोले माफ कीजिएगा, मुझे एक क्लैरिफिकेशन सिर्फ दे दीजिए, उसके बाद आप बोले, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। शिवांक अगला सवाल आपसे पूछेंगे। ये नंबर आप कह रहे हैं कि ये नंबर शहाब असलम के हैं, राइट? आप यही बता रहे हैं ना? मेजर जनरल शहाब असलम के नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसके आखिरी बिल्कुल 3 डिजिट्स आपको बता देता हूं, 224-9 उसके साथ लिंक्ड नंबर है ये। और ये नंबर अगर आप इसको ट्रैक करते हैं व्हाट्सएप, तो आपको पता चलेगा कि जिस वक्त पहलगाम में हमला हो रहा था तो उस वक्त वो उसका राब्ता था पहलगाम का, और ये इस्लामाबाद से ऑपरेट हो रहे थे, आपारा जहां पे हेडक्वार्टर आईएसआई है। जिस तरह से आपने भी जिक्र करा शहाब असलम का, अगर शहाब असलम की अगर हम लोग बात करें तो जो आपको मतलब जानकारी मिली है, जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि वो पहलगाम में बातचीत कर रहे थे, किनसे बात कर रहे थे, अगर आप इसको थोड़ा सा ना क्लियर कर देंगे। आतंकियों के साथ बात कर रहे थे, पहला। दूसरा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है या ये बात आईएसआई के भीतर जो आपके सोर्सेज हैं उन्होंने आपको ये जानकारी दी? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मेरे जो आईएसआई के अंदर सोर्सेज मौजूद हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमहूरियत हो और अकाउंटेबिलिटी हो। अगर इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो पाकिस्तान से लॉयलिस्ट हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के दी है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे 3 साल से दे रहे हैं वो ग्राउंड के ऊपर साबित हुई है। 90% प्लस मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है क्रेडिबिलिटी का, मेरी इन्फॉर्मेशन के सच साबित होने का। और ये भी इन्फॉर्मेशन हम इतनी इसलिए कंट्रोल रिलीज कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आसिम मुनीर जो यहाँ पे 10 साल दौरे हुकूमत ज़िया-उल-हक 2.0 बनना चाहता है या अयूब खान बनना चाहता है, उसको ना बनने दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि पाकिस्तान की भी जो है वो गरीब कौम जो है वो तरक्की करे। उधार के ऊपर सिर्फ जो है मुल्क चल रहा है वो ना चले। इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान के स्कूल के बच्चों को भी ब्रेन वॉश करना पड़ रहा है कि नहीं जी फौज है तो पाकिस्तान है, हालांकि ये कौन सी बात है। रियासत जो है वो अवाम रियासत होते हैं, फौज रियासत नहीं होती। फौज का कब्जा अपना जो कंट्रोल वो लूज कर रहे हैं वो उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन मुझे आईएसआई के अंदर से प्रोवाइड की गई है और मेरे पास ये बहरहाल साबित ये हो रहा है कि जनरल शहाब असलम जो है वो जिस वक्त ये हमला हो रहा है उस वक्त पहलगाम के अंदर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो लोकेशन जो आपके टावर्स हैं वो पहलगाम के ही हैं, लेकिन अब वो पहलगाम में तो उनका ना ससुराल है ना अपना घर है, वो तो खुद तो लाहौर के रहने वाले हैं। लाहौर में बेदिया रोड के ऊपर उनका घर है, लाहौर कैंटोनमेंट के अंदर। तो वो पहलगाम में किससे बात कर रहे थे? अपने किसी रिश्तेदारों से बात कर रहे थे, वो तो कश्मीर के रहने वाले भी नहीं है। फिर तो बात यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ से आगे इसलिए नहीं लेके जाता बिकॉज मैं अपने मुल्क के खिलाफ कोई इस तरह की चीज नहीं चाहता, कोई एक्शन नहीं चाहता कि मेरे मुल्क का गरीब जो है वो सफर करे, जिस तरह मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का भी गरीब सफर करे इस दहशतगर्दी की वजह से, या स्कूल के बच्चे अगर फौजदार मारे जाते हैं तो उनकी वजह से। आदिल साहब, बस मैं एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं। ऐसे आदमी को, जो आपने कहा कि आईएसआई आपके भी पीछे पड़ी रहती है, आसिम मुनीर डीजी आईएसआई को कह करके जनरल शहाब असलम से ये हमला करवाते हैं, उस आदमी को पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया। ये आपको खुद नहीं लगता कि ये बड़ा शर्मिंदगी वाली बात है कि आप ऐसे ही लोगों को एकदम सबसे ऊपर टॉप पोस्ट पे बिठाते हैं?
उसी नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर हमारे सर पे मुसल्लत किया, जो कि इस वक्त दूसरा आसिम मलिक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया है। और ये साइकोपैथ जो है, यहाँ पे आपके ख्याल में कोई पहला हमला था, ये आगे नहीं करेंगे ये काम? ये तो आप लोग खुद कह रहे हैं कि टेररिज्म एज अ प्रॉक्सी ये यूज करते चले आए हैं और उसको दोबारा वो रिवाइव कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपना गुजारा उसके बगैर नजर नहीं आ रहा कि जंगी जुनून जो है वो उसको जिंदा करके रखें, तो उसके बगैर इनको गुजारा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो जाहिर बात है ये लोग तो फिर आप अपनी सरकार से सवाल करें, और सवाल करते हैं तो आप मुझे इंडिया में बैन कर देते हैं। जिस तरह ISI मेरे ऊपर यहाँ पे लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमे मेरे खिलाफ किए हुए, यहाँ पे मुझे गिरफ्तार भी यूके के अंदर करवा चुके हैं, मिला कुछ नहीं। देखिए, ये सबक तो पाकिस्तान के अवाम को चुनना है, तय करना है। चुनी हुई सरकार है, वहाँ तो PDM को चुन करके उन्होंने सरकार बनाई, वहाँ की आवाम को फैसला करना है कि कैसे हुक्मरानों को उनको अपने यहाँ हुकूमत देनी है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत बड़ा खुलासा किया आपने। जैसा मैंने पहले कहा कि ABP न्यूज़ पर आप सबसे पहले आए थे और आपने एकदम खुल के ये दावा किया था कि आसिम मुनीर ने ये हमला भारत के खिलाफ करवाया था। आज आपने इतनी बड़ी बात बताई है। ठीक पूछा आपसे शिवांक ने, और आपने क्लियर किया कि आपके पास एक्चुअल इनपुट्स हैं। सर्विंग ऑफिसर्स ने आपको ये जानकारी दी कि किस तरह से शहाब असलम DG स्पेशल ऑपरेशंस के माध्यम से इस हमले को भारत के खिलाफ कराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की अगर जानकारियां आपको मिलेंगी तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि दुनिया इसकी नोटिस ले और इस बात को समझे कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के सेना प्रमुख भारत के खिलाफ इस तरह की डिजाइन और इस तरह के आतंकी हमले करा रहे हैं।